हेलो एवरीवन, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 में आज हम एटॉमिक मॉडल पे डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उस एटम को मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया गया था, उन मॉडल्स को ही आज हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जो है एटम के जो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर चर्चा की थी और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या कौन सा रहेगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो साइंटिस्ट था बोर, उसने किस तरह से एटम को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इसी का एटम जो है वो काफी एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो काफी आगे तक चला और इसी के बेसिस पे जो है वो आज प्रेजेंट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो बोर ने कहा था, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को भी देखा था, उसके बेलन है वो जो हमारा थॉमसन था उसका एटॉमिक मॉडल भी देखा था और इसके अंदर फिर हमने क्या रदरफोर्ड और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से कुछ पॉइंट्स सामने आए जिसको बोहर ने क्या करा अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर यूज करके उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया उस एटम के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज होती है और वो कैसे है ओरिजिन में। ठीक है, तो देखते हैं। बोहर ने कहा था कि यस न्यूक्लियस है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, मूव होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड द न्यूक्लियस और किस पाथ में हो रहा है, सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रॉन किससे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाएगा, ऑर्बिट। ठीक है, अब जैसे हम देखें ये एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। अब न्यूक्लियस से लेके ये जो ऑर्बिट, पहला जो ऑर्बिट है, हम चाहे तो इसकी रेडियस बोल लें। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 53 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर के मीटर के बराबर होता है। मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर इज इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर। ठीक, अब क्या होता है, दूसरा ऑर्बिट हमने यहां बनाया जिसका जो डिस्टेंस है, जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 212 पिकोमीटर्स। ठीक है, इसके बीच में भी बनाया जा सकता था लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं मूव करेगा जहां उसका ऑर्बिट है और ऑर्बिट भी कहां पे होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम देखना पड़ेगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे मूव करेगा या उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है और जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h/2π। कितना होता है, h/2π। ठीक है, ये जो h है ये प्लांक कांस्टेंट है। मैक्स प्लांक ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी की बंडल इसके फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है जिसको फोटॉन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो h है वो प्लांक का कांस्टेंट है। अब होता है क्या है, ये पहला ऑर्बिट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, h/2π। सेकेंड ऑर्बिट होगा तो क्या बोलेंगे, 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट होगा तो 3h/2π। फोर्थ ऑर्बिट होगा तो 4h/2π। मतलब एंगुलर मूवमेंट में ऑर्बिट के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, उसका होल नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो होल नंबर का मल्टीप्लाई जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, पर्टिकुलर किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग ऑर्बिटल के बिहाफ में। ठीक है, अब क्या हुआ, इस मैक्स प्लांक के अपन बोलेंगे जो एंगुलर मोमेंटम है इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो कैसे लिखा जाता है, mvr इज इक्वल्स टू n h/2π। जहां पे n जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या होल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। m मतलब होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मास कितना है, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या वेलोसिटी है उसकी, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। r मतलब होगा उसका जो रेडियस है। ठीक है,
तो जो नॉर्मल फॉर्मूला अगर अपन देखें एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या हो सकता है, mvr इज इक्वल्स टू एम एच अपॉन 2 पाई। ये किसके लिए है, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला, जहां हियर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? एक बार फिर से देखेंगे, जो एंगुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, एंगुलर मोमेंटम जिसका क्या होगा, h अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है। और h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। और इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, अगर एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। जितने ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे वहां n की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसका एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करता है कि वो कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक। m इज इक्वल्स टू मास, v इक्वल्स टू वेलोसिटी एंड r इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। तो इसी बेसिस पे बोहर ने क्या करा था कि काफी सारे फॉर्मूले, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास के लिए फॉर्मूला बना दिया, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बना दिया, एटम की रेडियस के लिए फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं वो भी निकल सकते हैं, ठीक। और जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां तो हमने देख लिया, वैसा स्ट्रक्चर एक और हमने बनाया, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो प्लांक का ये कहना था, जैसे कि उसने नेक्स्ट प्लांक ने ये भी बताया था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट भी करता है, इमिट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। एब्जॉर्ब करना मतलब एनर्जी लेगा, इमिट करना मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखा गया था कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर एनर्जी को अगर वो रिलीज कर रहा है तो वो घूमते 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 न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये थ्योरी गलत है। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादातर रिवॉल्व करता है, लेकिन वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का लेवल होता है, अगर जैसे ये एक ऑर्बिट हो गया, दूसरा एंगुलर मोमेंटम पे दूसरा ऑर्बिट आ गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है और उसे इस ऑर्बिट में जाना है, तो उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ की एनर्जी जो है इस ऑर्बिट की 100 यूनिट है, ठीक है। और इस वाले जो बाहर वाला जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है 140 यूनिट। तो डिफरेंट कितना आया, 40 यूनिट्स का डिफरेंट आया। मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को 40 यूनिट की एनर्जी चाहिए, तभी ये जाके वहां पर उस ऑर्बिट में जाएगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ की एनर्जी 140 है, उसे यहाँ इस ऑर्बिट में आना है, तो उसे 40 यूनिट एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी वो यहां से यहां बैठ पाए। समझ में आया? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर एक टेबल है जिसपे केवल 2 लोग बैठ सकते हैं और एक नॉर्मल वेट एंड हाइट वाले व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि अच्छा 1 क्विंटल वाला एक छोटे टेबल पे 1 क्विंटल वाले 2 व्यक्ति बिठा दे, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उस हिसाब से वहाँ पे रिस्पेक्टिव प्लेस अवेलेबल नहीं है, कि उनके हिसाब से एरिया नहीं है जिसको बैठ सकें। तो कंडीशन वही है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार की एनर्जी चाहिए और इसके लिए इस टाइप की एनर्जी चाहिए, ठीक है। वहाँ एरिया को लेकर बात करेंगे, वहाँ प्लेस को लेकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी के लिए बात करेंगे। अब एनर्जी अगर ली जा रही है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और एनर्जी रिलीज की जा रही है तो वो नीचे वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी ले रहा है तो वो एनर्जी कैसी कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। और अगर एनर्जी दे रहा है, निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, इमिशन एनर्जी। क्या कहलाएगी, ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी और ये इमिशन एनर्जी। या एनर्जी का इमिशन हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अब देखो, अभी एनर्जी रिलीज तो हो रही है, अब रिलीज कैसे होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में। जैसे हमने बताया था ना कि अगर सन से भी अगर कोई लाइट आ रही है तो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में आ रही है, जिसको फोटॉन बोला था। तो वैसे ही ये जो एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो भी किस फॉर्म में करेगा, फॉर्म ऑफ द फोटॉन, फोटॉन के फॉर्म में करेगा। और ये छोटे छोटे फोटॉन जब आपस में मिलते हैं तो उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी इमिट हो रही है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है,
एनर्जी इमिशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन को भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड करने पर हम देखेंगे कि भाई फोटॉन के फॉर्म में आ रही है, स्पेक्ट्रम तो बोल दिया, अब एनर्जी जो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है, अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है तो उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो स्पेक्ट्रम बना रहा है, और अगर एनर्जी को इमिट करके स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसे बोला जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो ये बताया था बोहर ने, और इसी बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर एटम की रेडियस, और जो है नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी निकाल ली थी। तो इस के कुछ पॉइंट थे बोहर के, उसके एटॉमिक मॉडल को लेके। छोटी क्लासेस में 9th 10th में आपने जो पढ़ा वो एक अलग था, बोहर एटॉमिक मॉडल। 11th क्लास में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, और अब इस चैप्टर का आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।